तो हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हो तुम सब। तो मैं तुम सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हाई स्कूल टॉपर्स। तो आज मैं आपका रौनक भैया आपके लिए लेके आ गया हूं आपका अध्याय 2 यानी कि चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है वेरिएबल्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। मुझे पता है तुम सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इस चैप्टर का, तो हम इस चैप्टर को लेके आ गए हैं। ये आपके क्लास 10th में आने वाले जो आपका यूपी बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम होने वाला है, कम से कम इसमें से 7 मार्क्स, इस चैप्टर से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। और आज जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, हम उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बच्चों आपको जानना है कि वेरिएबल किसे कहते हैं, है ना। चैप्टर शुरू करने से पहले जानते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं। देखो, वेरिएबल मेमोरी का वह स्थान होता है जिसमें कोई मान यानी कि कोई वैल्यू संग्रहित रहता है, साथ ही साथ और उस मान को प्रोग्राम में एक निश्चित नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो वैल्यू दी जाती है हम वेरिएबल मेमोरी के अंदर वह स्थान होता है जहाँ पे कोई वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि एक वैल्यू होती है और साथ ही साथ उस वैल्यू का एक नाम होता है। वेरिएबल्स को प्रयोग करने से पहले परिभाषित करना आवश्यक होता है, यानी कि ये जानना आवश्यक होता है कि उसका काम क्या होता है। अब हमने किसी चीज़ को यूज़ कर लिया बट हमें पता ही नहीं है कि उसकी आवश्यकता हमें कहाँ पड़ रही है। और किसी भी वेरिएबल की जो लंबाई है, यानी किसी भी वेरिएबल की जो लंबाई है वो अधिकतम 8 कैरेक्टर्स तक हो सकती है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकती। लिखना है तो केवल और केवल 8 कैरेक्टर्स के अंदर, इससे ऊपर आप जाओगे तो वो वेरिएबल नहीं कहलाता है, फिर वो एक स्टेटमेंट कहलाने लगता है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझ में आई। चलो अब देखो, देखते हैं कि वेरिएबल तैयार करके कुछ नियम होते हैं। तो मैं आपको ये नियम 2 प्रकार से समझाऊँगा, एक मैं आपको समझाऊँगा इस प्रकार ग्राफ की तरीके से और एक मैं आपको लिखित रूप में समझाऊँगा। तो मुझे लगता है आप लोग समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले जानो कि ये वेरिएबल है, यानी कि ये टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं। उसके बाद उसका एक निश्चित नाम होता है, ये मैंने तुम्हें पहले बताया, और साथ ही साथ उसकी एक वैल्यू होती है। देखो, अगर मैं एक संख्या की बात करूँ तो यहाँ पे एक संख्या है जिसको हम नाम देते हैं नंबर, यानी कि अगर एक संख्या होगी तो उसका नाम क्या होगा, नंबर के रूप में सेव होगा। साथ ही साथ वो वेरिएबल इनिट कहलाएगा, इनिट वेरिएबल कहलाएगा। और स्टोरेज होगा तो इंटीजर नाम के रूप में सेव होगा, ठीक है, सेव होगा इंटीजर नाम के रूप में। उसके बाद देखो, यहाँ भी संख्याएं ही हैं बट एक से ज़्यादा हो गई हैं। तो जब एक से ज़्यादा संख्याएं हो जाती हैं तो हम उन्हें इंटीजर के रूप में सेव करते हैं, लेकिन उनका नाम जो होता है वो नंबर के बाद सम हो जाता है और आपका टाइप इनिट ही रहेगा, ठीक है। टाइप चेंज नहीं होने वाला है, केवल नेम आपके चेंज हो जाएंगे। अगला देखो, अगर हमारे पास कोई पॉइंट वाली संख्या आ जाती है, यानी कि दो संख्याएं जिनके बीच में पॉइंट लगाओ, तो हम उसको रेडियस कहेंगे नाम। साथ ही साथ वो हमारा वेरिएबल टाइप डबल रहेगा और फ्लोटिंग नंबर्स के रूप में सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमारे पास पॉइंट वाली संख्या है लेकिन 2 से ज़्यादा है, तो जब 2 से ज़्यादा होती है तो हम उसे एरिया के नाम से सेव करते हैं। आपका वेरिएबल टाइप डबल ही रहेगा, साथ ही साथ फ्लोटिंग पॉइंट्स के रूप में ये सेव हो जाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक से ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग ग्रीटिंग्स किसे कहते हैं। तो देखो बेटा जी, स्ट्रिंग तो आपका वेरिएबल नेम हो गया, अब ग्रीटिंग उसका नाम हो गया उस वेरिएबल का, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक पूरा का पूरा वर्ड लिख रखा है, एक पूरा का पूरा वर्ड लिख रखा है, तो हम इसे टेक्स्ट के रूप में सेव करते हैं। उसके बाद जब यही वर्ड जो होता है वो 2 वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे गेम ओवर 2 वर्ड्स हैं, तो हम इसको ग्रीटिंग स्टेटस मैसेज कहने लगते हैं, यानी कि स्टेटस मैसेज नेम के रूप में सेव होता है, स्ट्रिंग वही रहेगी, साथ ही साथ टेक्स्ट के रूप में सेव होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम लोग को यहाँ पे समझ में, देखो वेरिएबल्स के अंदर हमने नेम जान लिए, वैल्यू देख ली, साथ ही साथ उसके टाइप देख लिए। देखो, वेरिएबल्स के टाइप्स के रूप में बाहर स्टोरेज मेमोरी के बाहर जब आप मेमोरी में सर्च करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे टाइप देखना पड़ेगा। उसके अंदर जाके फिर आप उसका नेम सेलेक्ट करेंगे, तब उसकी वैल्यू आपको दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से थोड़ा-सा देखते हैं। देखो, वेरिएबल्स तैयार करने के बेटा कुछ नियम होते हैं, जैसे मैंने पहले किया। पहला वेरिएबल का नियम क्या कहता है कि वेरिएबल के नाम का पहला अक्षर वर्णमाला का होना चाहिए। तो सही बात है। देखो, यहाँ पे थोड़ा-सा अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दें, तो हमारा ये जो नेम है, इसका पहला अक्षर वर्णमाला से है ना, यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट से है ना? तो हाँ, बिल्कुल है। सारे के सारे अल्फ़ाबेट से हैं। एन, एस अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट से ही आ रही हैं। ठीक है। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, अंडरस्कोर के अतिरिक्त और किसी चीज़ प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो देखो, अंडरस्कोर का वैसे तो हमने इसमें प्रयोग नहीं किया है कहीं पे भी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी अंडरस्कोर की। बट अगर हमें कहीं पे भी अंडरस्कोर की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए क्या है बेटा जी, तो वेरिएबल्स के नाम में केवल वर्णमाला, अंक व अंडरस्कोर का यूज़ होना चाहिए। तो अंडरस्कोर का यूज़ तो हमने नहीं करा है,
पर हाँ, हमने वर्णमाला और अंक का उपयोग ज़रूर किया है। अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने वर्णमाला का उपयोग किया है और साथ ही साथ नंबर्स का उपयोग भी हमने कर रखा है, ठीक है। अंडरस्कोर हमने यूज़ नहीं किया, अंडरस्कोर बहुत कम जगहों पे यूज़ होता है, इसीलिए मैं आपको अभी अंडरस्कोर के बारे में मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिए हैं, बट हाँ, अंडरस्कोर भी हम कहीं न कहीं पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है और हमें उस स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू रखनी होती है कि वो कहीं पे भी चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहे, तब हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगला हमारा बेटा टॉपिक है कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो देखो बच्चा, सी भाषा में इनपुट का मतलब कीबोर्ड पर किसी डिवाइस को डेटा लेना, और साथ ही साथ आउटपुट का मतलब होता है स्क्रीन या किसी फाइल पर डेटा को दिखाना होता है। इसके लिए विशेष फंक्शंस का उपयोग किया जाता है। अब देखो इसे थोड़ा सा समझना। मान लो हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर है जिसको हम मान लेते हैं वो एक सेंडर है, ठीक है। एक है जो कि हमारा रिसीवर है। अब सेंडर क्या चाहता है कि रिसीवर को अपना मैसेज सेंड कर दे। जब ये मैसेज सेंड करने जाएंगे तो जिस फंक्शन के द्वारा ये इस मैसेज को सेंड कर रहे होंगे, उसी को हम इनपुट आउटपुट फंक्शन या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो सेंडर और रिसीवर आपस में जब मैसेज सेंड करते हैं, तो यहाँ पे देखो, सेंडर जब कर रहा होगा तो सेंडर इनपुट करेगा, जो भी मैसेज होगा उसको अपने कंप्यूटर में इनपुट करेगा, है ना। और रिसीवर जो होगा वो आउटपुट के द्वारा एक आउटपुट की तरह ही उस मैसेज को अपने पास देखेगा, क्योंकि आउटपुट का मतलब होता है कि मैसेज आया हुआ, किसी चीज़ का आंसर आया हुआ हम देख रहे हैं, और सेंडर का मतलब होता है कि हम सेंड कर रहे हैं या फिर हम निर्देश दे रहे हैं। तो यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है और यहाँ पे उस निर्देश को देखा जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाता है इनपुट आउटपुट के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए बेटा जी, 3 प्रकार होते हैं मेनली इसके। पहला, डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस। देखो, फाइलों से डेटा पढ़ने या लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? फाइलों से डेटा लिखने, साथ ही साथ देखने के लिए या पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, डिस्क इनपुट और आउटपुट फंक्शन इसे कहते हैं, याद रखना। डिस्क इनपुट कहते हैं, आउटपुट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। डिस्क इनपुट का मतलब फाइलों में अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को लिख रहे हैं, ठीक है। इनपुट का मतलब हो गया लिखना, और फाइल में डेटा पढ़ने का मतलब हो गया कि आउटपुट फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा टाइप इसका देखो, दूसरा है पोर्ट इनपुट। पोर्ट इनपुट या आउटपुट फंक्शन, है ना। तो पोर्ट इनपुट क्या है? बाहरी उपकरणों से, यानी कि बाहरी उपकरणों से जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं या फिर मान लो हमारा मॉनिटर होता है, वो बाहरी इनपुट हैं जितने भी हैं। तो डेटा लेने या भेजने के लिए, डेटा लेने या भेजने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको हम पोर्ट कहते हैं। कहते हैं ना, किसी चीज़ को पोर्ट करवा रहे हैं। पोर्ट का मतलब होता है एक से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर देना। तो बस वही चीज़ है कि पोर्ट इनपुट का मतलब होता है कि बाहरी उपकरणों से डेटा लेना या भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम पोर्ट इनपुट कहते हैं। तीसरा बेटा अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो उसको कहते हैं कंसोल इनपुट। कंसोल इनपुट का मतलब क्या होता है? कीबोर्ड से डेटा लेना और स्क्रीन पर दिखाना। यानी कि जब हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, है ना? जब हम कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, तो हम इसी कंसोल इनपुट का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने कीबोर्ड से टाइप किया। हमने क्या किया? कीबोर्ड से टाइप किया, और जो चीज़ें हम टाइप कर रहे हैं, वो स्क्रीन पर दिखा रही है। तो ये कंसोल इनपुट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, है ना। तो देखो, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स का मतलब होता है बच्चा कि सी प्रोग्राम में डेटा को पढ़ने या देखने के लिए इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स का उपयोग किया जाता है। इन स्टेटमेंट्स के लिए स्टूडियो एच, ये तुम्हें इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये आपके लिए, ये आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, इसको याद रखिएगा। स्टूडियो एच हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है। स्टूडियो एच को हम हेडर फाइल के नाम से जानते हैं। तो चाहे आप हेडर फाइल लिखिए या आप स्टूडियो डॉट एच लिखिए, आपकी आंसर गलत नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। याद रखना, पढ़ने या लिखने के लिए, किसके लिए? पढ़ने या देखने के लिए, ठीक है। पढ़ने या देखने के लिए, यानी कि हमारे पास जो आ रहा है वो आउटपुट होगा, इतना जान लेना, ठीक है। आउटपुट होगा, यानी कि पढ़, हम क्या, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है हमारे पास वो आउटपुट आया है ना। और दिखने के लिए तो भाई जब दिखेगा तभी तो पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो वही बात है कि हेडर फाइल का यूज़ किया जाता है पढ़ने या देखने के लिए। ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर याद रखिएगा आप, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। तो आपके जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होते हैं बच्चों, जिनको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट भी कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मेटेड फंक्शंस, एक होते हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं तुम्हें इसे बेसिकली डिटेल से समझाऊंगा ही। देखो, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या है? पहला है हमारा
फॉर्मेटेड फंक्शंस, दूसरे हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। फॉर्मेटेड फंक्शंस के अंदर आपके इनपुट फंक्शंस, आउटपुट फंक्शंस आते हैं। इनपुट फंक्शंस का जो एग्जांपल है वो है स्कैनफ, या मैं कहूँ कि अकेला स्कैनफ ही होता है। साथ ही साथ आउटपुट फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो उसको प्रिंटफ कहते हैं, ठीक है। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस की बात करूँ तो इसमें भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस होंगे, बट इसमें ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, देखो इनपुट फंक्शंस के अंदर आपके गेट आता है, फिर गेटच आते हैं, गेट चार आता है और साथ ही साथ गेट आता है। इधर देखो, इधर पुट आता है, पुट चार आता है, साथ ही साथ पुट्स आते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी इन सबको अभी डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो इधर, तो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो हमने जाना था कि गेट चार होता है एक, तो गेट चार क्या होता है, एक अक्षर पढ़ने के लिए केवल और केवल एक लेटर की बात हो रही है। अगर मैं ए लिखूं, मैं बी लिखूं, तो केवल एक लेटर पढ़ने के लिए मैं जिस चीज़ का उपयोग करूंगा वो गेट चार होगा, ठीक है। गेट्स का उपयोग क्यों होता है, स्ट्रिंग पढ़ने के लिए, है ना, स्ट्रिंग पढ़ने के लिए होता है। क्या होता है, स्ट्रिंग पढ़ने के लिए हम उपयोग करते हैं। तुम्हें याद हो अगर, तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जब हमारे जो वर्ड्स होते हैं, है ना, सबसे पहली ही स्लाइड में मैंने तुम्हें बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं जब वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम उसको स्ट्रिंग्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं, उसको स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो बेटा ये जो स्ट्रिंग्स हैं, इनको जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे गेट्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका पुट चार, किसे कहते हैं, देखो एक अक्षर को दिखाने के लिए, केवल एक अक्षर को दिखाने के लिए। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सबसे पहले जो पुट चार होता है वो हमें अक्षर दिखाता है, गेट चार का यूज करके हम अक्षर को पढ़ लेते हैं, है ना। पुट चार ने क्या किया, हमें अक्षर दिखाया, गेट चार ने क्या किया, हमें अक्षर पढ़ने में मदद करी। और साथ ही साथ गेट्स हमें स्ट्रिंग पढ़ने के लिए मदद कर रहा है। पुट्स का काम क्या है, स्ट्रिंग्स को दिखाना। तो देखो हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पुट्स का काम क्या है, स्ट्रिंग्स को दिखाना। गेट्स का काम क्या है भाई, स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए यूज करना। पुट चार का काम क्या है, अक्षर को दिखाने के लिए, और गेट चार का काम क्या है, अक्षर को पढ़ने के लिए। अब देखो एक गेटच भी होता है, तो अक्षर को पढ़ने के लिए बट बिना दिखाए। ये तुमको जरूर याद रखना है, ये बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें तो इनपुट इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, बट ये कहीं अलग ही रास्ते पे जा रहा है। क्यों अलग रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि गेटच अकेला ऐसा होता है जो अक्षर को हमें पढ़ने की अनुमति देता है बिना उसको दिखाए, ठीक है। बिना उसको दिखाए हमें अक्षर को पढ़ने की ये अनुमति देता है। अब आते हैं बेटा पुट्स पे। तो पुट्स का मतलब क्या होता है, अक्षर प्रिंट करने के लिए। यानी कि अब हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया, अब उसको अगर प्रिंट करना होगा तो हम पुट्स का यूज करेंगे। अगला आता है बेटा गेटचे। तो गेटचे का मतलब क्या होता है, अक्षर पढ़ता या दिखाता है। यानी कि इससे हम अक्षर पढ़ भी सकते हैं, अक्षर दिखा भी सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम इन बाकी सभी का अगर यूज़ करते हैं बच्चों, इन बाकी सभी का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमको इसके साथ किसी और का भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर हम गेट्स का यूज़ करते हैं तो हम अक्षर पढ़ भी सकते हैं, साथ ही साथ हम उसको किसी को दिखा भी सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला है बेटा फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ये जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है। देखो याद रखिएगा, हमने आपको दो एग्जांपल्स बताए थे, एक बताया था आपको प्रिंटफ, एक बताया था स्कैनफ। तो देखो प्रिंटफ क्या करता है, स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए। देखो प्रिंट का मतलब क्या होता है, आउटपुट, सीधी सी बात है, प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट आ रहा होगा हमारे पास कुछ। तो स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए जिस भी फंक्शंस का हम यूज़ करते हैं उसे हम प्रिंटफ कहते हैं, जो कि फॉर्मेटेड फंक्शन इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर आता है। इसको याद रखना, ठीक है। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन जरूर याद रखना कि फॉर्मेटेड के अंदर केवल दो ही हैं, एक प्रिंटफ, एक स्कैनफ। प्रिंटफ हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं और स्कैनफ को हम इनपुट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, आउटपुट के लिए ये यूज होता है, इनपुट के लिए ये यूज होता है। इसको प्रिंट कहते हैं, प्रिंट का मतलब आउटपुट होता है, और स्कैन करने का मतलब होता है प्रिंटर में रख के किसी चीज को स्कैन करके हम उसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी कि हमने डेटा कहीं ना कहीं इनपुट कर रखा है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहो तो देखो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं स्कैन एफ, उसके बाद हम अपना ब्रैकेट ओपन करते हैं, साथ ही साथ हम इसमें %d लिखते हैं ताकि हमारे जो डोमिनेट कैरेक्टर है वो निकल के आए। हाँ, उसके बाद हम अपनी वैल्यू जो है वो a के बराबर रख देते हैं। प्रिंट एफ में अगर आप रखना चाहो तो वैल्यू ऑफ अ कंट्रोल d होगा और वो भी बिल्कुल सेम आएगा, बट आपको याद रखना है यहाँ पे हम इज इक्वल्स टू लगाते हैं। इज इक्वल्स टू लगाने का मतलब होता है कि हमें वो आउटपुट देगा। यहाँ पे तो इनपुट हो गया, बट इज इक्वल्स टू दिखाता है कि भैया हाँ हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। अब देखो
थोड़ा सा कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के हम थोड़ा सा देख लेते हैं चीज़ों को। तो देखो मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि 4 किसे कहते हैं। तो देखो जो स्कैनफ है और जो प्रिंटफ है इनपुट आउटपुट में, वो आपके 4 के अंदर आता है। इनिट भी आपके स्कैनफ और प्रिंटफ ही होल्ड करते हैं। उसके बाद फ्लोट अगर बात करूं तो स्कैनफ और प्रिंटफ ही करते हैं। स्ट्रिंग अगर बात करूं तो स्कैनफ और प्रिंटफ ही कहते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पढ़ाए थे, है ना, फॉर्मेट टेक्स्ट पढ़ाया था, फ्लोटिंग टेक्स्ट पढ़ाया था, इनिट पढ़ाया था अभी शुरू में, जहाँ पे मैंने किसी ना किसी वेरिएबल्स को नाम दिए थे। याद है, मैंने अभी शुरुआत में आपको वेरिएबल पढ़ाया। तो उन्हीं वेरिएबल्स में अगर आप देखो तो इनिट, चार, फ्लोट और स्ट्रिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है। अब अनफॉर्मेटेड की बात करूँ तो इसमें भी 4 इनिट, फ्लोट और स्ट्रिंग्स होते हैं। बट देखो जब हम स्ट्रिंग्स होते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसमें हम कहीं पे गेट्स का यूज़ कर लेते हैं, गेट्स एंड पुट्स यूज़ होते हैं। देखो मैंने बोला ना कि कभी हम या तो प्रिंटफ का यूज़ कर सकते हैं या तो हम कभी अनफॉर्मेटेड, यानी कि कभी फॉर्मेटेड का यूज़ होता है, कभी अनफॉर्मेटेड, दोनों ही इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। लेकिन ज़्यादा आसान ये वाला होता है क्योंकि इसमें केवल और केवल 2 ठो हैं, एक है प्रिंटफ और एक स्कैनफ। ठीक है, चलो तो ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या महत्वपूर्ण बातें हमें इसमें याद रखनी है, ये याद रखना। देखो सभी इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो होते हैं वो स्टूडियो यानी कि हेडर फाइल में होते हैं। सही बात है, अभी हमने जाना था कि हेडर फाइल हमें किसी चीज़ को पढ़ने की इजाज़त देता है ना, हमें सुविधा प्रदान करता है। तो सीधी सी बात है कि जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस आपके पास होंगे वो स्टूडियो के अंदर आएंगे। स्कैनफ और प्रिंटफ सबसे अधिक उपयोग में आते हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया कि ज़्यादातर यूज़ हम स्कैनफ और प्रिंटफ को करते हैं क्योंकि आसान होता है, कम होता है, हम आराम से कर लेते हैं। ठीक है। फिर गेट्स प्रोसेसिंग रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। गेट्स का उपयोग हम प्रोसेसिंग रोकने के लिए करते हैं। और गेट्स और पुट्स स्ट्रिंग आउटपुट इनपुट आउटपुट के लिए होते हैं, यानी कि गेट्स और जो पुट्स होते हैं वो स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट्स के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इसको भी तुम्हें जरूर याद रखना है। ठीक है। अगला बेटा आप क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो देखो बहुत छोटा सा है बट बच्चे क्या करते हैं, इसको भूल के चले जाते हैं या उनको याद नहीं आता कि लूपिंग स्टेटमेंट कहते किसको हैं। तो देखो याद रखना, एक प्रोग्रामिंग संरचना है। क्या है? लूपिंग एक प्रोग्रामिंग संरचना है जो निर्देश एक सेट को तब तक दोहराती रहती है जब तक कि कोई निश्चित शर्त पूरी ना हो जाए। यानी कि सीधी सी बात है, मैं एक पॉइंट से चालू करता हूँ और मैं एक दूसरे पॉइंट तक जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मुझे जाना इस पॉइंट तक है। कहाँ तक जाना है? इस पॉइंट तक है। तो ये मुझे वापस से एक लूपिंग स्टेटमेंट में घुमाएगा। अब क्या होगा, मैं इस लूपिंग स्टेटमेंट में घूमता जाऊँगा भाई, घूमते एक समय आएगा मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। फिर जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट से जाऊँगा तो मुझे समझ में आएगा नहीं, मुझे इधर नहीं जाना था, मुझे इस साइड पे जाना था। तो जब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तो मेरे पास एक स्पेसिफिक, है ना, मेरे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू हो जाएगी। और जब मेरे पास ये स्पेसिफिक वैल्यू निकल आएगी तो मैं क्या होऊंगा, अपने लूपिंग स्टेटमेंट से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन लूपिंग स्टेटमेंट वही होता है जो आपको तब तक एक लूप में, एक गोलार्ध में, यानी कि एक सर्कल में घुमाता रहे जब तक आप अपने एक स्पेसिफिक पॉइंट को हासिल ना कर लें। तो मुझे लगता है तुम्हें ये समझ में आया ही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट शुरू किया गया है, वाइल कंडीशन रखी गई है। कंडीशन का मतलब वो वैल्यू दी गई है जिस वैल्यू पे पहुंचने के बाद लूपिंग स्टेटमेंट को खत्म करना है। ठीक है, जिस लूपिंग स्टेटमेंट में पहुंचने के बाद हमें खत्म करना है। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ से आया, यानी कि जब क्या हुआ, जब यहाँ से हम यहाँ पे आए तो हम यहाँ से इधर चले गए, यानी गलत रास्ता ले लिया। जैसे हमने यहाँ पे लिया था, है ना, हमने यहाँ पे एक गलत रास्ता ले लिया। जब हमने ये गलत रास्ता लिया तो हम क्या हुए कि भाई हम अपने कोड पे नहीं पहुंचे, हम डायरेक्ट एंड पे पहुंच गए। तो जब हम एंड पे पहुंच गए तो हमने सही किया नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फिर वापस ही हमको शुरू कराएगा और इस बार जब हम सही जगह पे जाएंगे तब हमको हमारा कोड मिल जाएगा। और वो कोड एंडिंग के पास जरूर होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे वाइल कंडीशन से मैच हो रहा होता है, इसीलिए ये लूपिंग कंडीशन के अंदर आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो याद रखिएगा कि लूप स्टेटमेंट्स के कुछ मुख्य प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? पहला देखो फॉर लूप होता है। पहला क्या होता है? फॉर लूप होता है। इस लूप का उपयोग तब किया जाता है जब आपको पहले से ही पता हो कि कोड को कितनी बार दोहराना है। यानी कि आप मान लो आप एक पजल राउंड में जाते हो और आपको पता है कि कितनी बार ये पजल या इस भूल भुलैया में घूमने के बाद हमें हमारा जो निश्चित स्थान है वो मिल जाएगा। तो यह एक निश्चित संख्या में पुनरावृत्तियों के लिए आदर्श माना जाता है ना। किस लिए माना जाता है? पुनरावृत्तियों के लिए ये माना जाता
है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसमें एक निश्चित संख्या होती है। क्या होती है? एक निश्चित संख्या होती है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछता है कि भैया ये बताओ कि लूपिंग स्टेटमेंट का ऐसा कौन-सा प्रकार है जिसमें एक निश्चित संख्या उपस्थित होती है? तो आपको बताना है कि वो फॉर लूप होता है। उसके बाद अगला आता है बेटा व्हाइल लूप। तो इस लूप का उपयोग तब किया जाता है जब आपको एक शर्त पूरी होने तक लूप चलाना होता है, यानी कि एक वैल्यू ढूँढने तक हमें क्या होता है, हमारा लूप हमें चलाना होता है। तो आपको यह नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलेगा, हमें नहीं पता होता कितनी बार चलेगा, लेकिन हमको पता है कि मेरी वैल्यू क्या है। हमको ये पता है कि मेरी वैल्यू क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितनी बार चलने वाला है या कितनी बार रिपीट करने के बाद हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो फॉर लूप के अंदर एक नंबर, यानी कि एक नंबर ऑफ काउंट हमें पता होता है और इसके अंदर हमें वो नंबर ऑफ काउंट पता नहीं होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखो अगला है डू व्हाइल लूप। अगला है डू व्हाइल लूप। देखो यह व्हाइल लूपिंग तरह ही है। ये क्या है? बिल्कुल सेम, यानी कि ये जो अगला वाला, ये जो पिछला वाला आप देख रहे हो बच्चों, यानी कि जो व्हाइल लूप है जिसमें क्या होता है, हमें संख्या नहीं पता होती कि हमें कहाँ तक जाना है, बस हमें वैल्यू पता होती है। तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। लेकिन यह सुनिश्चित करता है, लेकिन क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि लूप बॉडी कम से कम एक बार निष्पादित हो, भले ही शर्त शुरुआत में ही गलत हो। यानी कि ये बताता है, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि हमें वैल्यू पता है। हमें क्या है? हमें वैल्यू पता है। हमें वैल्यू तो कन्फर्म है, बट हमें नंबर्स नहीं पता है ना? हमें नंबर्स नहीं पता है। लेकिन हम क्या होते हैं कि जब हम डू व्हाइल लूप का प्रयोग करते हैं तो हम इसमें एक अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से एक नंबर, कोई भी संख्या, मान लो मैंने 7 इंसर्ट कर दी, तो अगर मैं 7 इंसर्ट करूंगा तो जो लूपिंग स्टेटमेंट है ना, वो 7 टाइम्स ही चलेगा और 7 टाइम्स होने के बाद हमें हमारी वैल्यू पता है तो वो हमें प्राप्त हो जाएगी। इसको डू व्हाइल लूप कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो लाइब्रेरी फंक्शन किसे कहा जाता है ना? ये बेटा आपके एग्जाम में ज़्यादातर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है ना, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लगभग पिछले 2 सालों से आपके एग्जाम में पूछ भी रहा है। तो देखो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा जरा, कि प्रोग्रामिंग में एक लाइब्रेरी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे आपने या किसी और ने लिखा हो, यानी कि या तो मैंने लिखा हो या तो किसी और ने लिखा हो, और जिसका आप दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जिस रिपॉजिटर, यानी कि जिस रिपॉजिटर में यह फंक्शन रखा जाता है उसे लाइब्रेरी कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है और इस फंक्शन को या तो मैंने बनाया हो या तो किसी और ने बनाया हो, लेकिन सेव वो कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में सेव है। जब मैं कंप्यूटर यूज़ करने गया तो मैंने इस फंक्शन का यूज़ कर लिया और जब मैं इस फंक्शन का यूज़ करूँगा तो मैं इसे लाइब्रेरी फंक्शन बोलूँगा। क्यों लाइब्रेरी बोलूँगा? क्योंकि ये कंप्यूटर के जिस मेमोरी में सेव है, कंप्यूटर के जिस मेमोरी में सेव है उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जिनका हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जिस जगह पे ये फंक्शन स्टोर होता है उसको हम रिपॉजिटर या फिर लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा तो उसमें से क्या-क्या क्वेश्चंस हमारे लिए आ सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए बच्चों यहाँ से बन सकता है कि इनपुट आउटपुट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सीधी सी बात है, डेटा को पढ़ने या देखने के लिए। ठीक है, किस लिए? डेटा को पढ़ने या देखने के लिए। अगला आता है स्टूडियो यानी कि यहाँ पे हेडर फाइल की बात हो रही है, तो हेडर फाइल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज़ हेडर फाइल के बिना नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखना। तो इनका काम ही इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए होता है। ठीक है, तीसरा आता है कि कौन सा फंक्शन कीबोर्ड से एक अक्षर पढ़वाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 लेटर पढ़वाता है। तो इसका मतलब है गेट चार, यानी कि गेट चार ही हमारा अकेला ऐसा फंक्शन होता है जो केवल हमें कीबोर्ड में एक लेटर, ओनली 1 लेटर, जैसे सिर्फ ए को पढ़ने की इजाज़त देता है। अगर मैं पूरा का पूरा मान लो यहाँ पे एलिफेंट लिखा हो, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे पूरा का पूरा एलिफेंट लिखा हो तो हमें सिर्फ गेट चार जो है वो ई पढ़ने की इजाज़त देगा, बस। बाकी आगे की नहीं, बाकी आगे पढ़ना है तो अलग फंक्शन पे जाइए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हमारा क्या है? कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि लाइन हम बोलते हैं, तो कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए कौन प्रयोग किए जाते हैं? तो गेट्स का प्रयोग होता है।
किसका प्रयोग होता है बच्चों? गेट्स का प्रयोग होता है। अगले पे चलते हैं। देखो अगला है क्या कि भैया 5वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा फंक्शन स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आउटपुट दिखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है प्रिंटफ। मैंने पहले बताया था, प्रिंट कर रहा है, प्रिंट का मतलब आउटपुट होता है ना? तो ये प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन का मतलब सीधी सी बात है भाई, आउटपुट दिखाने के लिए कर रहे होंगे। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो कौन सा फंक्शन प्रोग्राम को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गेट्स। मैंने लास्ट में ही आपको महत्वपूर्ण बातों में बताया था कि फंक्शंस प्रोग्राम्स को रोकने के लिए गेट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं? फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं? फॉर्मेटेड की बात, फॉर्मेटेड केवल दो ही होते हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ, सिर्फ दो ही होते हैं, है ना? 8वां कौन सा क्वेश्चन है भाई कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग आउटपुट करने के लिए प्रयोग होता है? तो कौन सा फंक्शन जो स्ट्रिंग आउटपुट करने के लिए प्रयोग होता है? तो पुट्स का यूज होता है भाई, स्ट्रिंग में जाते हैं और आउटपुट दिखाता है हमें, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि गेट्स फंक्शन क्या करता है? गेट्स फंक्शन क्या करता है? तो याद रखना, अक्षर पढ़ता है या दिखाता है? पढ़ता है या दिखाता है, लिखने विखने का इसका कोई नहीं भाई, ये पढ़ता है और दिखा देता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो स्कैनफ में %d का प्रयोग किस डेटा टाइप के रूप में किया जाता है? तो याद रखना, एक इंटीजर डालने के लिए, यानी इंटीजर का मतलब होता है कि यहाँ पे हम कोई संख्या 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, ये सारी चीज़ें आपकी इंटीजर्स के अंदर आती हैं। अगर कुछ संख्या भी मान लो अगर लिखी हुई है, अगर मैं बोलूँ 5.5 लिखा हुआ है या 50.60 लिखा हुआ है, तो ये भी बेटा इंटीजर्स के अंदर ही आएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंटीजर्स के अंदर आएंगे, बस इनके नाम क्या होंगे, इसके नाम हम सम रख देते हैं। ठीक है, इनके नाम हम सम रख देते हैं, है इंटीजर ही बट सम हो जाते हैं क्योंकि संख्याएं बढ़ गई हैं, बाकी हम इनको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और मैंने यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, पर मैंने आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। इस चैप्टर में अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले जो 7 मार्क्स हैं वो तो आपने ऑब्टेन कर लिए हैं। अब जल्दी ही मैं आपके लिए इसका एक नया 3rd चैप्टर लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप आने वाले अपने 3rd चैप्टर में भी सारे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर तब तक के लिए मिलते हैं। बाकी मुझे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं जो मैं 3rd चैप्टर आपके लिए लाने वाला हूँ बेटा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि 3rd चैप्टर से कम आपके बेटा 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो 10 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन भी करना है, तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओ। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं।